नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। केबीएस एनवीएस एग्जाम के टीयर 1 एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैथ्स अर्थात न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्रैक्टिस क्लास प्रतिदिन आप लाइव देख रहे हैं। इस क्लास को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के बिहाफ पर भी रख रहे हैं और आगे कॉन्सेप्चुअल क्लास भी रख रहे हैं। मतलब प्रतिदिन की कनेक्टिविटी और रेगुलर मैं आपकी इन क्लासेस को आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब उद्देश्य यही है कि परीक्षा में आप सभी जो प्रश्न 20 आए उनको अच्छे से हल कर पाए, उनके अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सके। यही पूरा ऑब्जेक्टिव है और इसी के बिहाफ पर हम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी रेगुलर रहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, सेशंस को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। यही हमारी आपसे डिमांड है। बाकी हम अपने स्तर पर जो भी प्रयास हो सकता है आपके लिए प्रोवाइड करते जा रहे हैं। सेशंस अच्छे से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारे पीडीएफ्स और नोट्स भी हम अच्छे से आपको देते रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे सीधे सेशंस पर, मतलब पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए, आपके स्तर का एक बढ़िया सवाल बनकर आया है और टीयर 1 एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड रहेगा कुछ इसी तरह के सवालों का, जो कि एडवांस मैथ से, अरिथमेटिक से, मतलब उन सभी पार्ट्स को कवर करेगा जो आपकी परीक्षा का पार्ट है, जो आपकी परीक्षा के बिहेवियर का आपको अप्रोच दिखने वाला है। जैसे सवाल क्या कहता है कि एक आयत की भुजाओं की माप करते समय, कोई आयत था जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम कर दिया गया। लंबाई को 5% बढ़ा दिया गया, जो भी था पहले मेजरमेंट, लंबाई को 5% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 4% घटाया गया। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे कि कितने परसेंट गलत हो गया। गलत मतलब रिड्यूस्ड हो गया, जैसे आधा हो गया, तिहाई हो गया, क्योंकि परसेंटेज में नहीं दिया है, भिन्न में दिया है। आइए मैं बताता हूं इसका सिस्टम क्या है। जैसे आपका एक रेक्टेंगल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल की अपनी एक लेंथ रही होगी, अपनी एक ब्रेथ रही होगी। सबको पता है कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जब हम इसमें चेंज करेंगे तो लंबाई हमारी बढ़ेगी, अर्थात कुछ ऐसी हो जाएगी, बट चौड़ाई चौड़ाई हमारी घटेगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो नया लेंथ हो जाएगा, नई ब्रेथ हो जाएगी। एरिया में भी परिवर्तन आएगा, पुरानी एरिया से अभी का एरिया चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमको फाइंड करना है। इसके लिए सतत का नियम एक अप्लाइड होता है, उस सतत के नियम का उपयोग करेंगे तो सब क्लियर हो जाता है। उसका एक अप्रोच है। जैसे मान लीजिए जो चीज अगर A% बढ़ा है, A% की वृद्धि है, और अगर मान लीजिए B% की कमी है, समझिएगा, A% की वृद्धि है, B% की कमी है, इसके लिए हम लोग लगा क्या सकते हैं, कुछ ऐसे कि फार्मूला लगाते हैं, एक A प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। ये परसेंटेज में आएगा, उसको भिन्न में रख लीजिएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। करेक्ट है। एक और तरीका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, हम a माइनस बी माइनस ए बी लिखेंगे, क्योंकि 5 बढ़ा था 4 घटा था, तो 5 माइनस 4 माइनस 5 गुणे 4 बटे आप क्या लिख सकते हैं, 100। 5 से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 20 बटा 5 चौके 20, 20 बटा 5 मतलब 20 बटा 100 मतलब 1 बटा 5, अर्थात 4 बटे 5 हो गया। इसका मतलब 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। यही चीज बनकर आ रहा है। अब आप देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। अगर हम इसको करने का एक तरीका और फॉलो करें तो भी आपका सवाल इजिली हल हो जाएगा। जैसे कह रहा है 5% की वृद्धि, क्या कह रहा है, 5% की वृद्धि और 4% की कमी। तो इसके लिए 5% को लिखना क्या चाहिए हम लोग को, अगर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो 1/20 लिखते हैं। और 4% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 1/, हम इसको 25 लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल और न्यू, ठीक है, हमारा जो एक्चुअल था और नए में क्या परिवर्तन आया, 20 से 1 बढ़कर 21 हो गया, ठीक है। और इधर 25 से 1 घट करके कितना हो गया, 25 से 1 घट करके 24 हो गया। आप इन दोनों को मिला लीजिए, इसको देखिए कैसे सेट हो पाएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 पंचे 20, ठीक है, 4 छंगे 24, तो यहाँ पर 5 25 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 के 6 6 दूना 12 126 हो जाएगा। मतलब एक तरह से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है आप खुद समझ जाइए। 125, जैसे इसने कहा था 5% अधिक ले लिया, चौड़ाई को 4% कम कर दिया, चौड़ाई में 25 से 24 हो गया, लंबाई में 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, 125 से 126 हो गया। अब सवाल हमसे कहता है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे, कितने प्रतिशत की गलती हो गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गलती हो गई। तो एक घट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एक घट रहा है। 1 गुणे 100 बटे आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 गुणे 100 बटा 125 कर दीजिए, 25 पंचे होता, 25 चौके होता, 4/5% घटा है। तो 4/5 यहाँ पर राइट सोल्यूशन में है। देखिए पहला विकल्प जो यहां से भी आया, देखिए 4/5 आया था ना, तो उसी हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हैं। कुल मिला के 4/5% की कमी आपको पहले ऑप्शन में राइट सोल्यूशन पहले सवाल का दिख रहा है। दोनों स्तर पे आप जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं आसानी से और इससे भी आ सकते हैं, जो आपको समझ में आए, जो सूट करे, जिस आधार पे आप उत्तर यहाँ पर सही तरह से निर्धारित कर सके, वही आपका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं,
यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, जैसे कार्यालय में जितने लोग आते हैं काम करने, उनको कोई ना कोई एक लिक्विड, चाहे चाय पीना है चाहे कॉफी पीना, पीते जरूर हैं, 100 के 100%, सबके सब। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब उनकी इच्छा है कि हमको चाय मिल जाए कॉफी मिल जाए, हम दोनों पिएंगे। तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी? इस तरह के सवालों को हल करने का सही तरीका है वेन डायग्राम। कुल कर्मचारी मतलब हमेशा कुल जो होती संख्या वो 100% होती किसी जगह की। अब यहाँ पर हम दो सर्कल बनाते हैं, एक चाय का बनाते हैं, ठीक है, एक चाय का और एक कॉफी का बनाते हैं। चाय और कॉफी दोनों का बना लिया हमने। चाय का परसेंटेज देखिए कितना है, 72%, ठीक है, 72% चाय पीने वाले हैं, जबकि 44% क्या है, कॉफी पीने वाले हैं, और टोटल आंकड़ा 100% है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। अब उन कॉमन को निकालने का तरीका ये भी है कि आप इन दोनों को सीधा जोड़ करके 100 से घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। या एक तरीका यह है कि अगर हमारे चाय पीने वाले 72 हैं, कॉफी पीने वाले 44 है, दोनों पीने वाले आप x मान लीजिए। तो केवल चाय पीने वालों की संख्या निकालना है तो 72 माइनस एक्स कर दीजिए, केवल कॉफी पीने वालों की संख्या निकालनी 44 माइनस एक्स कर दीजिए। इन तीनों का जोड़ करके 100 के बराबर कर दिया कि एक्स एक्स से कटा, 72 44 4 2 6 116 हो गया, माइनस एक्स बराबर 100 कर दीजिए, तो एक्स बराबर 16% आ जाएगा। तो 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय कॉफी दोनों पिया करते हैं। इन 16% की संख्या न्यूमेरिकली 40 दे रखा है, तो लिखिए 16% बराबर कितना, 40। अब आपसे पूछा क्या है, 100% अर्थात कुल कर्मचारी, तो 100% कितने होंगे, 4 चौके 16 होता है, 4 धाम में 40 होता है, 4 से करिए 25 बार जाता है, 25 को 10 से गुणा कर दीजिए, 250 इसका राइट सोल्यूशन है, 250 सी विकल्प इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग नोट करिएगा। सही उत्तर आपका बनकर आ रहा है, 250 राइट सोल्यूशन होगा। क्लियर है? यस। आगे देखिएगा, फिर देखिए एडवांस के सवाल ठीक ठाक रखा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे अच्छे से सारी चीजों को। एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने, एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ाने और चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई के आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अभी जैसे पहला हम लोग किए थे उसी तरह से कुछ सवाल है। देखिए ओरिजिनल है और न्यू है, सतत का नियम यहाँ भी काम करेगा, कंटिन्यूड। इसने कहा लंबाई को 3 गुना बढ़ाने, मतलब 1 से क्या कर दिया 3 लंबाई को, जबकि चौड़ाई को आधी कर देते हैं, मतलब 2 से क्या कर देते हैं 1। अर्थात हमारे पास देखो मूल अगर क्षेत्रफल 2 था तो नया क्षेत्रफल हमारा 3 हो गया। यही बोला है कि मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात, तो मूल आयत हमारा 2 है और नया आयत 3 है, इस प्रकार से 2:3 बनेगा। अगर हमसे ये कहता नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से क्या अनुपात बनेगा, तो 3:2 हो जाता। फिलहाल इसने हमसे कहा था मूल क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल का अनुपात, तो 2:3 का रेशियो बनेगा। पहला विकल्प सी विकल्प है ना, सी विकल्प है, 2 और 3 का राइट सोल्यूशन बनेगा इस सवाल के लिए। नेक्स्ट देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग मतलब समझ रहे हैं स्क्वायर, ये भी आयत की तरह ही होता है, बट इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी की सभी भुजाएं बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, जिसके क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है ना, जिसके शीर्ष। बहुत बढ़िया सवाल, देखिए अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है जिसके जो शीर्ष है, शीर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो आपके वर्टिसेस है शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, मतलब यहाँ पर एक सर्कल होगा, ये सर्कल देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, तभी तो इसके जो शीर्ष है इस पर स्थित होंगे। इसका मतलब जो हमारा चतुर्भुज है साइक्लिक है, मतलब वृत्त अंतःवृत्त है, वृत्त का अपना केंद्र होता है, वृत्त की ये लेंथ इसकी रेडियस होती है, और इसका डबल कर देते हैं तो ये भी रेडियस ही है ना। और ये इस लेंथ को अगर सोचा जाए तो वर्ग का हम विकर्ण कह सकते हैं। अब सवाल में देखिए क्या जानकारी है, इसने लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसके शीर्ष मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, मतलब इस त्रिज्या जो है 5 है, करेक्ट है, वाले वृत्त पर स्थित है। तो मतलब एक तरह से अगर हमसे वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया आप हमसे एबीसीडी अर्थात स्क्वायर की एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। और भुजा हमको नहीं पता है लेकिन इसका विकर्ण हमको कंफर्म हो गया, विकर्ण 2r हो गया। तो विकर्ण हमको d बराबर दे रखा है 10, 10 5 5 10 है। और विकर्ण किसी भी वर्ग का होता क्या है, √2 इंटू भुजा ना, क्योंकि अगर यह a है यह भी a है, यह समकोण है, तो कर्ण के हिसाब से यह √2 होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर a √2 हो गया। इसको लिख सकता हूं a√2 बराबर आप 10 कर सकते हैं। a बराबर भाई कितना हो जाएगा, 10 बटा √2 हो जाएगा, यही भुजा हो गई।
अगर ये भुजा हो गई और पूछा हमसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का नियम क्या हो जाएगा, 10/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100/2। 100/2 क्योंकि 10 का वर्ग 100, √2 का 2 ही होगा, तो 50 इसके लिए करेक्ट विकल्प आपका राइट सोल्यूशन बनेगा। चौथा सवाल आपका डन होता है। प्लीज सभी लोग नोट करते चलिएगा। पांचवे पर आइए। कोई तार, बढ़िया सवाल एडवांस के रखे हैं और लगभग सारे सवालों को हम लोग अच्छा मानकर चल रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, ठीक है। कोई तार 33 सेंटीमीटर, एक वर्ग है पीछे की तरह आपका एक फिगर है, ये वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 33 सेंटीमीटर है, यही लिखा ना। तार की लेंथ नहीं है, वर्ग की लेंथ है, वर्ग की भुजाओं की लेंथ। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है, तार को फैला करके या मोड़ करके सर्कुलर वृत्त बनाया गया। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि सेंटर अगर हमको पता है, रेडियस बताओ। एक बात मैं बता दूं, कभी भी कोई तार को या किसी भी फ्लेक्सिबल लेंथ को, जो लेंथ है उसको अगर हम जिस शेप में रखेंगे, अगर हम उसको रिवेंट करके मोड़ करके पुनः नए शेप में लाएंगे, तो दोनों की जो लेंथ, बाउंड्री की लेंथ होती है, अर्थात जैसे इसमें तो हम परिमाप कहेंगे बट इसमें सरकमफेरेंस कहेंगे, दोनों सेम होगा। मतलब जो इस वर्ग का परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी कंप्लीट, और उसी वर्ग का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, अगर भुजा सब a मान लीजिए, बराबर इसकी परिधि होती है 2πr। इससे हम इसकी रेडियस पता कर लेंगे, और रेडियस ही पूछा है और तो कुछ पूछा नहीं है। तो 4 गुणे आप 33 कर दीजिए, बराबर 2 लिखिए, गुणे 22/7 लिखिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, देखिए लिखा भी है। गुणे r कर दीजिए, करेक्ट है ना, यस। चलिए 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33 होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 खत्म हो गया, 7 3 21। r बराबर कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। हमसे एरिया भी पूछ सकता था सर्कल का। सर्कल का एरिया कितना हो जाता, सर्कल का एरिया हो जाता कितना बताए, πr²। तो पाई लिख देते, r 21 है, 21 गुणे 21 करके हम कर सकते थे। फिलहाल जो पूछा था हमने निकाल दिया और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, बहुत शानदार सवाल एक आपके सामने है। क्या है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज में, जैसे चक्रीय चतुर्भुज अभी हमने चर्चा किया था, जब कोई चतुर्भुज के शीर्ष किसी वृत्त की सतह पर स्थित हो, तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब ये चक्रीय है, करेक्ट है, और चक्रीय की कुछ खासियत होती है कि विपरीत कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। शीर्ष बिंदु तो सतह पर स्थित होते हैं वृत्त की, साथ साथ जो विपरीत, जैसे हमने कहा कि अगर हम अभी नाम चलिए बना देते हैं इस हिसाब से, ए बी सी डी करके इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ए बी और सी डी को बढ़ाने पर, इसने कहा अगर हमने ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे जाकर के, अच्छा कुछ ऐसे बढ़ा होगा, मतलब थोड़ा सा हम बनाते समय इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए था कि ऐसे थोड़ा तिरछा बनता, ए भी ऐसे बनता, तो जाकर के वो कहीं पर मीट कर जाते, जैसे लाइक हम इस तरह से बना देते। इसलिए पहले पढ़ लेना चाहिए सवालों को, ठीक है, पहले पढ़ लेना चाहिए तब बनाना चाहिए। जैसे हम देखिए इसने पहले इसलिए रीड कर लेते हैं, चक बनाया गलत नहीं था, बट उसको जैसे जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से नहीं सेट कर पाते, क्योंकि ए बी और सी डी को हमें बढ़ाना है, बढ़ा करके बाहर ई पर मिलाना है, और भुजाओं जो एडी और बीसी को बढ़ाने पर, एडी और बीसी को बढ़ाने पर एफ पर मिलती है, ये भी ध्यान देना है। तो एडीई अगर हमारा 80 डिग्री है और ई डी अगर 50 है, तो ए एफ बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो पहले आप बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये सर्कल था मेरा, हमको बढ़ाने के बाद इनको मिलाना है, तो जैसे आपका मान लीजिए ए बी हो गया, ए बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया, यही है ना सवाल, यस। चलिए इसको बढ़ाया, जाकर देखिए मीट करेगी नहीं, यस मीट किए। कहाँ पे मीट किए, ए बी और सी डी को ई पर मीट किए, यस ई पे मीट किए। दूसरी तरफ इसने कहा कि ए डी और बी सी को भी बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है, ये दोनों भी आकर के यहाँ पर कहीं मीट करेंगे। कहाँ पर मीट करेंगे, अब ये भी सब बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है इस फिगर को, ठीक है। जैसे हम इसको सोचें कि कुछ ऐसे जाकर के, देखिए थोड़ा सा इसको और यहाँ पे रख लेते हैं ना, क्योंकि बनाना कुछ ऐसे है कि लगे कि हाँ ये चीजें सेट हो रही हैं। ए, अब देखिए सब सेट हो जाएगा। ये तो चलो मीट कर गया, यहाँ पर इसको डी को यहाँ से हटा के यहाँ ला के रख दीजिए, तो आपको सब अभी कनेक्ट होता दिखेगा ना। चलिए, ए हो गया, सी डी हमने जाकर के अब इसको कह रहा है इसको बढ़ाइए और इसको बढ़ाइए, तो देखिए यहाँ पर दोनों आकर के मिल गए और इसका नाम एफ है, मिल गए ना ठीक से जैसे मिल पाए हैं। अब सवाल हमसे क्या कहता है, क्या कि ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई का मतलब दिस वन, ये आपका कितना दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया है। और ए सॉरी
हमसे ADE और इतना दिया था, और हमसे कह रहा AED दिया है, ए वाला कोण कितना दिया है 50 डिग्री। तो हमसे पूछा AFD का मान बताओ। AFD मतलब AFB मतलब ए हमसे पूछ रहा है, ए वाला कोड कितना हो जाएगा। आइए ट्राई कर लेते हैं, बड़े आराम से देखिए हम लोग बता सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं, जैसे अगर आप निर्धारित करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, बना ही रहा है, अगर ये 80 भैया तो 100 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से क्या होता पता है, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से होता क्या है कि यह कोड अगर आपके पास जैसे कितना दिया है, मतलब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, अगर कभी भी देखिए इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज बने, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ये बन गया, देखिए बन रहा है ना। तो याद रखना इस कोण और इस कोण का जोड़ मतलब डी और बी जुड़ करके 180 अंश बनाएंगे, विपरीत जो कोण बनते हैं। तो अगर ये 80 था तो 100 था। और आप इसको एक त्रिभुज कंसीडर कर लें, किसको, ADE को। ए 50 है, ये 80 है, 50 80 कितना 130, 130 50 मतलब ये आपका 50 हो जाएगा। अब आपको ये भी एक त्रिभुज लगने लगेगा, लगा कि नहीं, यस बिल्कुल लगा होगा भाई, क्यों नहीं लगेगा। ये आपका 100 दिखा, ये आपका 50 दिखा, 100 50 150 तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री देखिए बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो 30 डिग्री इसके लिए करेक्ट आंसर लगाइएगा। बढ़िया सवाल है, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, सतत प्रतिशत वृद्धि और कमी का अप्रोच है, मतलब इसमें इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। करेक्ट संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, ठीक है, पहले 30% कमी किया, फिर 40% उसमें बढ़ाया गया, फिर परिणामी संख्या को 5% बढ़ाया गया। तो कुल वृद्धि कमी का प्रतिशत कितना है ये हमको बताना है, करेक्ट है। तो इसमें इस तरह के सवालों में कोई रूल काम नहीं करता है, इसमें आपको जो वृद्धि कमी का अप्रोच है, सतत का सिस्टम है और परसेंटेज का कन्वर्जन, यही आपको हेल्प करेगा। जैसे जानकारी है कि 30% जो घटा है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, मतलब यह 3/10 हो जाएगा काटने चाटने पर, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम 40% की बात करें तो इसका भी परसेंट हटेगा, नीचे 100 होगा, 2/5 हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। ऐसे जो 5% है इसको भी हल करिए तो 1/20 हो जाएगा, 5/100 कर दिए 1/20 हो गया। इसी को फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख कैसे, ये ओरिजिनल वैल्यू करिए, न्यू वैल्यू करिए। यहाँ घटा है तो 10 में से 3 घट करके 7 होगा, 10 में से 3 घटा दे 7 होगा। यहाँ पर बढ़ा है तो 5 में 2 बढ़ेगा तो कितना होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है। फिर 5% बढ़ा, पहले घटा है अब फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, दिख रहा है ना साफ साफ, यस। फिर से देखिए यहाँ पर भी बढ़ाई है, अर्थात 20 से 1 बढ़ करके कितना होगा, 21 होगा। ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग कैलकुलेशन पर जा रहा है, हालांकि कोई ऐसी नहीं। 200 पंचे 1000 हो जाएगा, करेक्ट है भाई। हल करिए तो कितना हो जाएगा 1000, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको देखिए 7×7 = 49 होगा और 21 से गुणा करना होगा, या आप इसको एक बार 7 से गुणा करके फिर 7 से गुणा करते हैं, बात वही है। 7 1 के 7, 7 दूना 14, 147 हो गया। 7 से गुणा करिए तो 7×7 = 49 की 9 हासिल 4 होता है, 7 चौके 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3, 7 1 के 7 3 10 होता है, ये हो गया। कोई भी चीज मैं बता दूं, अगर प्रतिशत में कंपेयर करना है, हालांकि देखने से कंफर्म है कि 29 बढ़ रहा है, 29 गुणे 100 बटे आप 1000 कर दे 2.9 आ जाएगा वृद्धि, जो सी ऑप्शन में है, क्योंकि कमी भी दिया है तो इसलिए कमी को इग्नोर करना है, वृद्धि को लेना है। एक चीज हम ऐसे कर सकते थे कि अगर हम इसको 100 बना देते, एक स्थान पे दशमलव, एक स्थान पे, तो 100 से जितना ज्यादा होता है उतने ही परसेंट की वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हैं 2.9, 2.9% की, देखना बढ़ रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग अपने हिसाब से आंसर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर, ये बढ़िया देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, और एक मेथड है जो बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके अनुपात समानुपात पढ़ते समय, उसी का एप्लीकेशन है। लिखा है 3a + 4b बटा 3c + 4d बराबर क्या दिया है, 3a - 4b बटा कितना है, 3c - 4d, ठीक। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब इससे हम कंपेयर करें, और ए, और देखिए उसने लिखा ए बी सी डी ए डी, मतलब आपस में संबंधों की बात किया। एक मेथड है जिसे कहते हैं योगांतरानुपात, जिसमें अगर मान लीजिए लिखा कहीं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, अगर इस तरह के संबंध है, योगांतरानुपात में ए प्लस बी बटा ए माइनस बी होगा बराबर सी प्लस डी बटा सी वन। इसमें होता क्या पता है, जो नीचे वाला जाके ऊपर जुड़ता है, ऊपर वाला आके नीचे घटाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर दोनों में अप्लाइड होता है, तो हल हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी करिए, होगा अंतरानुपात लगाइए, 3a + 4b प्लस जाके ऊपर जुड़ेगा 3c + 4d,
नीचे आइए, 3a प्लस 4b माइनस 3c माइनस 4d, ठीक, बराबर 3a माइनस 4b प्लस 3c माइनस 4d। नीचे आइए, लिखिए 3a माइनस 4b माइनस 3c प्लस 4d। करेक्ट है, इस तरह से करिए। तो हमने क्या किया था पता है, हर को ले जाके अंश में जोड़ा है, अंश से आकर हर को घटाया है, ठीक। अब होगा क्या, पूरा कैलकुलेट करिए। जैसे इसमें आप देख रहे हैं सब तो है, 3a है, 4b है, 3c है, 4d है, मतलब ऑल टर्म्स आर एडेड, सभी के सब टर्म्स लगाए गए हैं, सबका उपयोग है। एक चीज थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते थे बिफोर दिस, इसके करने से पहले, अगर हम इसको इधर ला लेते और इसको उधर, इसे कहते हैं मतलब अल्टरनेट चेंज कर लेते। जैसे इसको ना फॉलो करके जैसे पहला काम एक कर ले, क्योंकि इसमें देखिए बहुत कुछ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो आप इससे बहुत कुछ कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पहले हटा दीजिए। एक काम कर लीजिए, अगर ये ऐसे लिखा तो इसको इधर ला सकते, बिल्कुल ला सकते, इसको उधर कर दीजिएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ए बी वाला टर्म्स नीचे आ जाएगा, 3a प्लस 4b कर दीजिए, बटा आपके पास 3a माइनस 4b हो जाएगा। इधर चलिए, 3c प्लस 4d होगा, डिवाइड बाई 3c माइनस 4d। अब आप योगांतरानुपात लगाइए, जो अभी हमने लगवाया था उसको लगाइए, हर को ले जाकर अंश में जोड़िए और हर अंश से हर को घटाइए, जोड़िए ले जाकर के, 3a प्लस 4b प्लस 3a माइनस 4b। नीचे आइए, लिखिए इसको पहले, 3a प्लस 4b माइनस 3a प्लस 4b, ठीक, बराबर 3c प्लस 4d, 3c प्लस 4d, यहां पर जाके जुड़ेगा तो 3c माइनस 4d। नीचे देखिए क्या होगा, 3c प्लस 4d, 4d माइनस 3c प्लस 4d। अब देखिए जो जो कटने पटने की स्थिति में वो खत्म कर लीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा मामला। जैसे 4b से गया, ठीक है, 3a से गया, 4d से जाएगा, 3c से जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 से बटा 4 4 8b बराबर 6c बटा 8d, ठीक है, d 8 8 से 6 6 से, तो लिख सकता हूं a बटा b बराबर c बटा d, अर्थात ad बराबर bc। ad बराबर bc आपको b विकल्प में दिख रहा है, इसका राइट सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हमको इसको डिफाइन करना है, और ऐसे सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। देखिए अगर हम थोड़ा सा भी मिसगाइड हुए तो लेके उलझ जाएंगे, बनता नहीं सवाल, इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है और आपको होशियारी दिखानी पड़ती है। लास्ट सवाल हमारे पास आएगा, देखिए एपी जीपी का सवाल है, एपी का बेसिकली सवाल नंबर 10 है हम लोग के पास। इसको कैसे हल किया जाएगा आइए ट्राई करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का पहला और तीसरा पद क्रमशः 1 और 15 है, ठीक है, समांतर श्रेणी आप जानते हैं जिसमें पदों का अंतर समान होता है, पहला पद अगर a है तो दूसरा पद a प्लस डी है, ठीक है, तीसरा पद a प्लस 2d है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर पहला पद उसने कहा तो a का मान हमको दिया है, तीसरा पद a प्लस 2d होगा, जो हम लोग को दिया है कितना 15, यहां से d निकल जाएगा क्योंकि a की जगह 1 रख दीजिए, 2d बराबर 15 कर दीजिए, तो 2d बराबर आपका 14 होगा, तो d बराबर आपका 7 होगा, d बराबर क्या होगा 7 होगा। उस समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल, योगफल का नियम होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये नियम होता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो पहले 10 पदों का योगफल मतलब यस 10, तो 10 बाई 2 कर दीजिए, 2a कर दीजिए, a का मतलब 1 कर दीजिए, n मतलब 10 कर दीजिए, 10 में से 1 घटा दीजिए, d की जगह आप 7 रख दीजिए, जो आपको सब कैलकुलेट भी हो चुका है। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 9 7 63 हो गया, 63 2 65 है, 65 गुणे 5 कर दें तो 5 5 25 है, 5 6 30 2 32 है, 325 आएगा, सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन कहलाएगा। आप सभी लोग उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। तो आज के सेशन का भी 10 सवाल आपका बोर्ड होता है कंप्लीट, आप सभी इसको अच्छे से तैयार करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अगले क्लास में इसके अप्रोच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।